अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मसूद रज़ा। बजट ट्रांसमिशन 2024-2025 में आपको खुशामदीद। आज स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी जारी की और पॉलिसी रेट 20.5% पर आ गया। तकरीबन 1.5% का फ़र्क आया है, कमी आई है। एक अच्छा फ़ैसला मालूम होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें जो है कारोबार के लिए बहुत ज़्यादा आप कहें कि कोई बहुत बड़ा फ़र्क आ जाएगा तो ऐसा नहीं, 19-20 का ही फ़र्क होगा। जो ख़बरें अब आ रही हैं बजट में क्या क्या होने जा रहा है, तो आम आदमी के लिए तो कोई अच्छी ख़बरें नहीं हैं। घी, चीनी समेत बेशतर जो ज़रूरत की अशिया हैं, आपकी ग्रॉसरी का सामान है, सब पर महंगाई की तवक्को की जा रही है। इसी तरह वफाकी बजट में दरामदी मोबाइल जो हैं उन पर टैक्स बढ़ाने की बात की जा रही है और उन पर ड्यूटी भी बढ़ाई जाएगी और जो टैक्स PTA आप देते हैं वो भी बढ़ा दिया जाएगा। और इसी तरह से कुछ आदाद व शुमार हमारे सामने हैं, सबको आज डिस्कस करेंगे। हमारे साथ अरसलान सोमरो साहब मौजूद हैं, माहिर मईशत। सर बहुत बहुत शुक्रिया अरसलान साहब आपका। थैंक यू। डॉक्टर खाकान नजीब साहब माहिर मईशत हमारे साथ मौजूद हैं, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और ज़ीशान मर्चेंट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर टैक्स उमूर। ज़ीशान मर्चेंट साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा लंबा सफ़र तय करके आप आएँ, मुझे पता है आप खासे थके हुए। बहरहाल बहुत शुक्रिया कि आप मौजूद हैं। अरसलान सोमरो साहब, मॉनेटरी पॉलिसी, हुकूमत को तो इसका कुछ फ़ायदा होगा, लेकिन क्या ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में भी इसका कोई किरदार होगा? सबसे पहले तो ये हुकूमत को खुद ही सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि पाकिस्तान में जो कर्जा है, जो हमारी हुकूमत का कर्जा है या इवन ओवरऑल कर्जा है, ज़्यादा पब्लिक सेक्टर डेट है। तो पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट खुद ही बोरोइंग करती है अपने फिस्कल डेफिसिट बजट के खसारे को पूरा करने के लिए। तकरीबन 9 ट्रिलियन की आपकी जो है ना इंटरेस्ट पेमेंट्स होती हैं, तो उसमें अगर 1% आप डोमेस्टिक रेट को ही निकाल दें तो डोमेस्टिक रेट में 1% रिडक्शन जो अभी 1.5% हुई है, इससे तकरीबन 300-350 अरब का आपका अगले साल का खसारा कम होगा। उम्मीद तो यही है कि ये ट्रेंड जो शुरू हुई है वो बड़े जल्दी एक नॉर्मल लेवल पे आ जाए, जहाँ पे कारोबार को आसानी हो, जो 13 से 15% हो सकता है। तो ये तो बहुत दूर मालूम होता है ना। जी बिल्कुल। इसमें एक्सपेक्टेशन ये है कि इन्फ्लेशन जो अभी 11% पे नज़र आई है, अगर ये वापस 7-8-9% पे जाती है, जो अगले 6 महीने में तो मुश्किल है, लेकिन उसके बाद जाके वो भी देखा जाएगा कि बजट के इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट क्या होगा, इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस क्या होंगी, करेंसी स्टेबल रहती है, तब ये 6-8 महीने बाद जाके उस पोजीशन में आएगी जो बिजनेसेस सर्वाइव कर सकेंगे। वरना अभी से चले ग्रेजुअल एक चेंज आई है, उसको तो हमें वेलकम करना चाहिए एक साल। तो जो फैक्टर आप बता रहे हैं उस पर हाथ उठा के दुआ करनी चाहिए कि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस, कम्योडिटी के प्राइसेस वो सब स्टेबल रहें, तो हमारे यहाँ कुछ बेहतरी की उम्मीद। उसके अलावा एक और दुआ करनी चाहिए कि जो बजट है उसमें राइट पॉलिसीज हो, ताकि आवाम प्रोटेक्टेड रहे और जो इनएफिशिएंसीज हैं वो कवर हो जाए। ठीक है, डॉक्टर खाकान नजीब साहब, सर क्या करना चाहिए हुकूमत को कि बिज़नेस कम्युनिटी को भी इत्मीनान मिले, क्योंकि बिज़नेस कम्युनिटी बड़ी बेचैन नज़र आ रही है, और फिर एक आम आदमी को बजट के बाद कुछ रिलीफ मिले जिसके आसार बहुत कम मालूम हो रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसूद भाई, बहुत अच्छा मालियाती कंसोलिडेशन का बजट देना चाहिए, जिसमें सबसे पहले पाकिस्तान के एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट का रिफ़ॉर्म दिखाई देना चाहिए, पाकिस्तान की पेंशन्स का रिफ़ॉर्म, पाकिस्तान का ट्रेजरी सिंगल अकाउंट का रिफ़ॉर्म, पाकिस्तान की SOEs को जो पैसे जाते हैं उनका रिफ़ॉर्म, पाकिस्तान की जो डेवोल्यूशन के सब्जेक्ट हैं 17 उनका रिफ़ॉर्म, पाकिस्तान की HSE को जो पैसे देते हैं उनका रिफ़ॉर्म, पाकिस्तान की जो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में वफाक खर्च करता है पैसे उनका रिफ़ॉर्म, पाकिस्तान की सब्सिडी जो कि टारगेटेड करनी चाहिए आज भी 1200-1300 अरब है उनका रिफ़ॉर्म, पाकिस्तान के PSDP में 1150 प्रोजेक्ट हैं, 16 साल का थ्रो फॉरवर्ड है उनका रिफ़ॉर्म। आप ये सारे रिफॉर्म्स दिखा दीजिए, एक्सपेंडिचर के बढ़ने की शरह को तोड़ दीजिए, तो आपको पाकिस्तान का एक कॉन्फिडेंट बिजनेस सेक्टर, एक कॉन्फिडेंट सिटीजन नजर आएगा, बिकॉज वो देखेगा कि आपकी क्वालिटी कैसे रोका जा सकता है। तजवीज़ दीजिए ना जी। पेंशन की मद में आप पे एज यू गो में चले जाइए और अगले 3 साल के लिए नई एंट्री बैन कर दीजिए पाकिस्तान में। यानी पहले तो रियलाइज करें कि आपका एज बढ़ा दी जाए, जो खसारा है जी नहीं, आप पे एज यू गो से मतलब यह है कि जो भी कभी नया एंट्रेंट आएगा उसका बोझ पेंशन पे नहीं होगा, बल्कि उसका बोझ वो खुद देगा कुछ पैसे, और आप एक फंडेड पेंशन में चले जाएंगे जिसको हम कहते हैं। और आप नई जो बोरोइंग है, यानी कि नई जो इनटेक है, उसको बैन कर दीजिए, आपको ज़रूरत नहीं है अभी। आप गवर्नमेंट की लीनिंग शुरू करें, ऑटोनमस बॉडीज़, डिपार्टमेंट्स, डिविजन्स
जो HR है हुकूमत के पास, जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं 122, उसको काटना शुरू करें ताकि आपको एक लीन गवर्नमेंट की तरफ भी मूव हो। सो ये एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है जिसका एक पार्ट आपको बजट में क्लियरली दिखाई दे। तो इसमें जब ये इक़दाम करेंगे तो गवर्नमेंट जॉब में आएगा कौन? फिर 4 में खत्म हो जाएगा ना। ये तो अच्छी बात है। अच्छा मसूद भाई, हम तो चाहते ही नहीं है कि आप गवर्नमेंट जॉब में जाएं। आप चाहते हैं कि आप जाके इनोवेट करें। हमारी सियासी ज़रूरतें हैं कि गवर्नमेंट जॉब हो ताकि हम नौकरियां दें। सो आप नौकरियां दें और गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा दें। जब यही पैसे समझें, जब यही पैसे सरकार बोरो कर नहीं करेगी अपना फिस्कल का खसारा लेने के लिए, जो अभी 70 से 80% बोरो कर रही है ऑफ द बैंक क्रेडिट, तो ये पैसा कहाँ जाएगा मसूद साहब? ये पैसा जाएगा किसी बिजनेस करने वाले इंसान के पास, और वो जब नौकरियां क्रिएट करेगा तो सारा पाकिस्तान आपको दुआ देगा। मगर आप ये बताएं ना खाकान भाई, अगर आपको कल फेडरल सेक्रेटरी की जॉब ऑफर हो और आप उसे कबूल करें, और आपको करनी चाहिए, तो क्या आप ये काम कर पाएंगे? यानी पाकिस्तान में ये काम मुमकिन है? मैं तो फॉर द गुड ऑफ द कंट्री ही कर दूंगा ये काम। जब 2013 में हम फंड के प्रोग्राम में गए ना, तो मैंने तब भी वजीर ख़जाना को बड़ी क्लियरली ये कहा था कि ये प्रोग्राम ओनरशिप लेके करेंगे और 13 से 16 मतलब ये कि क्या पॉलिटिकल विल नजर आ रही है? जो आप तजवीज़ दे रहे हैं, ये पॉलिटिकल विल आपको इसमें नजर आ रही है? मसूद भाई, आई एम वेरी क्लियर ऑन पाकिस्तान। द प्रॉब्लम ऑफ पॉलिटिकल विल बहुत हाइटेंड है। इस वक्त SIFC का एक सहारा है, एस्टैब्लिशमेंट साथ खड़ी है, ब्यूरोक्रेसी भी ये समझती है कि रिफॉर्म्स के बगैर मुल्क नहीं चलेगा। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम ये है कि टेक्निकल विल नहीं है। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। अभी आपने एक ताजिर स्कीम की ना, ये जीशान बहुत समझते हैं टैक्स को। आपने प्रॉपर डिज़ाइन ऑफ द प्रोग्राम में आ रही है। हर प्रोग्राम का डिज़ाइन जो है वो एक प्रोफेशनल सेटअप मांग रहा है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोफेशनल सेटअप, FBR प्रोफेशनल सेटअप। एक मिसाल देता हूँ, FBR के पिछले अगर 10 साल में 15 हेड्स को तब्दील करेंगे तो कैसे आप FBR में टैक्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिसी रिफॉर्म्स कर सकते हैं? एवरीथिंग एल्स फॉल्स अपार्ट अगर आपका C-suite, जिसको हम कहते हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फ्यूचर ऑफिसर, चीफ टेक्निकल ऑफिसर 3 साल 5 साल के लिए ना हो। ये 15 साल की जो आप बात कर रहे हैं, 15 साल में बड़ी ख्वाहिश रही है तमामी हुक्मरानों की कि वो FBR को ठीक करें, लेकिन नहीं हुआ। तो ज़ीशान मर्चेंट साहब, ये टैक्स कलेक्शन 2000 अरब रुपए की मजीद आपको करनी है, उससे ज़्यादा करनी है। पहले के जो टारगेट्स हैं वो आप किस तरह से मीट कर रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे ना, उसमें कुछ ना कुछ रह जाता है। आवाम का तो कबाड़ा निकल गया है। जो सिल्वरी तबका है वो उस पर आपने इंतहा का टैक्स लगा दिया है। आप फिर लगाने के लिए जा रहे हैं टैक्स स्लैब्स को आप कम कर रहे हैं। तो ये 2000 अरब रुपए के लिए ये नए वेन्यू तलाश कर पाएंगे या दोबारा से उन्हीं से टैक्स निकलेगा जो पहले से दे रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसूद भाई, बहुत शुक्रिया। मैं तो टैक्स पेयर को हमेशा एक गन्ने की तरह तशबीह देता हूँ कि आप उसको मशीन में डाल के उसका जूस निकाल रहे हैं, और वो निकाल के इतना निकाल चुके हैं अब आप उसका जूस कि अब मजीद गन्ने में गुंजाइश बची नहीं है। तो अब आप कर क्या रहे हैं? हम ओवर द इयर्स क्या करते रहे हैं और अब करने वही चीज़ दोबारा जा रहे हैं कि जो टैक्स दे रहा है उसी के ऊपर मजीद टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं। जो सैलरी टैक्स पेयर जिसने पिछले साल 2022 में जो है 265 अरब दिया था और अभी तक 2023 में 265 अरब टैक्स दिया था, और अब मेरे ख्याल से इस साल में 300 अरब से ज़्यादा क्रॉस कर चुका है। आप उसी के ऊपर मजीद 45% का टैक्स करने की बातचीत कर रहे हैं। तो हमारे पास तो बड़ा आसान है। मैं हमेशा कहता हूँ आप 45 की जगह 100% टैक्स कर दीजिए, आप उनको जिंदा रहने का हक भी ना दीजिए। आप मुझे बजट में अभी तक जितनी भी बातचीत हो रही है, या जो मैं बातचीत कुछ अरसे भी मुल्क में नहीं था मैं सुनता रहा, मुझे कहीं ऐसी बातचीत नजर नहीं आई कि हम रिटेल सेक्टर को कैसे सिस्टम में लेके आए। वो सेक्टर जो स्मगल करके गुड्स पाकिस्तान में ला रहा है उसको कैसे टैक्स नेट में लाएंगे। आप बुनियादी तौर पे ये बात समझ लें, और आपको तो पता होगा, ये मेरे ख्याल से बाकी जो आपके मेहमान हैं खाकान साहब और सुमरो साहब ये भी उसको सेकंड करेंगे कि आप जितना टैक्स रेट बढ़ाएंगे उतनी स्मगलिंग को इंड्यूस करेंगे आप, और उतनी आपकी ऑफिशियल इकोनॉमी जो है वो श्रिंक होती जाएगी। आप टैक्स रेट 18 से 19% कर दीजिए, 19 क्यों 20% कर दीजिए एक ही दफा,
जान छोड़ें यार। कैसे कर दें? 3% IMF नहीं एक मान कर रहा ना सर, दीजिए। हमारे हाथ में थोड़ी है। IMF को ये समझना पड़ेगा या हमें ये समझाना पड़ेगा उन्हें कि भाई आप हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट पे काम कर रहे हैं इस वक्त। आप इन्फ्लेशन आपके बस में काबू में नहीं आ रहा, मैन्युफैक्चरिंग आपकी इस वक्त सही नहीं हो रही, इंपोर्ट पे आप जितना टैक्सेस लगा चुके थे अब आप मजीद टैक्सेस और ड्यूटीज लगाने की बात कर रहे हैं। एक्सपोर्ट पे आप अब बात कर रहे हैं जब बहुत सारी चीजों को आपने कंपैरिजन कर लिया कि सैलरी जो था वो 280 अरब दे रहा है और एक्सपोर्टर टोटल एक्सपोर्टर 80 अरब दे रहा है, तो अब आपको सोचिए जरा। आने लगा कि आपको इस तरफ भी देखना है। क्वेश्चन ये है कि जब आप बात रिफॉर्म्स की करते हैं, जब आप बात करते हैं कि हमें वे फॉरवर्ड क्या है, तो आपने पाकिस्तान में कितने पिछले 5 साल में नए टैक्स पेयर्स तलाश किए, उनसे कितना नया टैक्स लिया, एक रिपोर्ट बता के बताइए। कितने ऑडिट्स हुए, उससे कितना टैक्स मजीद तनख्वाहदार तबके से 382 अरब रुपए इजाफा करने का क्या मंसूबा है सर? जनाब बात ये है कि आप मंसूबे जितने बना लें, क्वेश्चन ये है कि जब इकोनॉमी नहीं चलेगी, जब आपका सेक्टर चलेगा ही नहीं जो आपको पैसे कमा के देता है जी, तब आप क्या कर लीजिएगा। मसला ये है कि हमारे पास हम जितने भी हाई टैक्स रेट्स में जाएंगे उतनी टैक्स इवेजन, उतनी स्मगलिंग ऑफ गुड्स, उतनी ब्लैक इकोनॉमी को प्रमोट आप करेंगे। आपसे चीजों को जब आपको रेगुलराइज या रैशनलाइज करना होता है ना, तो आपको जैसे अभी बात हो रही थी कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि यार ये हमारे फ्लॉज हैं। पहले तो उस एक्सेप्ट तो कीजिए उसको, जब आप एक्सेप्ट करेंगे तो फिर आप उसको यस करेंगे तो फिर आप आगे उसको सही कर सकते हैं। बड़ी साहिब गुफ्तगू है आपकी ज़ीशान बशीर साहब। आप जो फरमा रहे हैं, डॉक्टर खाकान नजीब से फरमाया, अरसलान भाई ने जो फरमाया, बड़ी अच्छी गुफ्तगू है, लेकिन हुकूमत में बैठे लोग भी इसको समझ रहे होंगे। लेकिन लगता यह है कि उनके शायद बस में कुछ नहीं है या वाकई इसमें सलाहियतों का फुकदान है, क्या वजह है? अरसलान साहब, आज मैं अता तारड़ साहब को सुन रहा था तो बड़े हुकूमती तर्जुमान जितने भी हैं गुस्से में हर वक्त नज़र आ रहे हैं, झुंझलाए हुए हैं, बॉडी लैंग्वेज जो है वो एक ऐसी है कि यहाँ तक कह रहे हैं कि जी जो तनकीद कर रहे हैं वो मुल्क दुश्मन है, मुल्क दुश्मनों को हुकूमत की मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। तो वो तरक्की आपको नजर आ रही है जो हजम नहीं हो रही लोगों को? क्या मसला है कि हुकूमत गुस्से में क्यों है? इसमें गवर्नमेंट को समझना चाहिए, गवर्नमेंट को सिर्फ अभी 3-3.5 महीने हुए हैं, आप इसमें थोड़े हाफ डेज और पीरियड्स और ईद वगैरह निकाल दें तो उनका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टारगेट था कि IMF का प्रोग्राम रिवाइव करना है, नंबर 1। उसके लिए वट एवर इट टेक्स, जो ये बजट आएगी उसमें हमें उनको पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन जो वो देंगे, सिर्फ हमारे पास 18-20 करने की गुंजाइशें ज़्यादा नहीं है। तो फ्रस्ट्रेशन हमें समझनी चाहिए कि क्यों है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड देखिए, कुछ चीज़ें जो सही हो रही हैं उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए, उनका ट्रेंड नहीं होना चाहिए। फॉर इंस्टेंस, नंबर 1 जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हमें कहते हैं, जो आसान काम कर सकते हैं, PIA की प्राइवेटाइजेशन एक एक्सेलरेटेड पेस की तरफ जा रही है। जरा आपको रोकूंगा। देखिए, PIA की प्राइवेटाइजेशन पिछले महीने मुकम्मल हो जानी चाहिए थी। आप अपने टारगेट से दूर हैं, टैक्स कलेक्शन आप अपने टारगेट से दूर हैं, SOEs की निष्कारी या उसके अंदर इस्लाहात आप अपने टारगेट से दूर हैं। तो दसियों ऐसे फैक्टर्स हैं जिसमें आपने अभी तक वाकई परफॉर्म नहीं किया है, तो तनकीद होगी ना फिर आप पर। वन एट अ टाइम। नंबर 1 जैसे PIA जैसी बड़ी ट्रांजैक्शन के लिए अगर 2-3 महीने, अभी एक्सपेक्टेड जो बिडिंग है वो अगस्त चली गई, यू आर राइट, फ्रॉम जून, राइट। 2-3 महीने की ट्रांजैक्शन में अगर डिले आता है, और जानदार इन्वेस्टर भी नहीं है। 6 बड़े अच्छे ग्रुप्स हैं लोकल है ना? फॉरेन इन्वेस्टर्स नहीं है, बट लोकल जो ग्रुप्स हैं, हमारी जो पुरानी नेशनलाइजेशन के बाद जो प्राइवेटाइजेशन हुई थी, तो हमने देखा है कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, चाहे वो बैंक्स में और टेलको में एक्सेट्रा। नंबर 1। नंबर 2 जो आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के अंदर फ्रस्ट्रेशन है, देखें इस वक्त गवर्नमेंट के पास जो IMF प्रोग्राम आएगा ना, वो पहले साल का नहीं होगा, ये 4 ईयर प्रोग्राम। यहीं से शुरू करते हैं, एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं अरसलान साहब, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक तारीखी मौका होगा कि पाकिस्तान में यकमुश्त बहुत भारी टैक्स आवाम पर लगाया जाएगा और अब जो हदफ है वो 3,440 अरब रुपए जो है वो इजाफी टैक्स होगा जो लगाया जा रहा है। तो 12,900 टोटल टैक्स कलेक्शन होगी। पहले FBR ये हदफ मुकम्मल नहीं कर सका। साहब, आप ब्रेक से पहले जो गुफ्तगू कर रहे थे उसको आगे बढ़ाएं। IMF के प्रोग्राम की वजह से हम बहुत ज़्यादा इस वक्त परेशानी का शिकार हैं। देखिए, IMF हमारी ज़रूरत है,
उस प्रोग्राम के अंदर वो जो हमें रिकमेंडेशंस है वो हमारी अपनी ज़रूरत है। तो अगर IMF नहीं भी होता तो कुछ काम ऐसे करने थे, शायद तरीका कुछ अलग होता। हर साल आपको 2 ट्रिलियन टैक्स आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। ये नहीं सोचिएगा कि पहले साल हर साल करना होगा, क्योंकि टैक्स टू GDP रेशियो पाकिस्तान जैसे मुल्क में जो कम से कम 14 से 17% होना चाहिए, आज 9 से 10% पे स्टक है। और जब भी करेंसी डिप्रिसिएशन होती है तो हम लोग ऑलरेडी स्क्वीज जो मिडिल क्लास है, इंडस्ट्री, उसको करते हैं। देखिए, इसमें हमें स्ट्रक्चरल चीज़ें समझनी होगी, इकोनॉमी का नक्शा कैसे चल रहा है। आपका एग्रीकल्चर जो इतना कंट्रीब्यूट करता है वो आपका टैक्स में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करता। नंबर 1 अनफेयर टैक्सेशन है। आपका सर्विसेज सेक्टर जो आपकी इंडस्ट्री GDP को इतना कंट्रीब्यूट करता है, उससे भी हम टैक्स इकट्ठा नहीं कर पाए। अब ये 2 हैं मुश्किल फैसले। अब मुश्किल फैसलों के लिए FBR को एम्पावर होना चाहिए, एक्टिवेट होना चाहिए, पूरा प्लान होना चाहिए। और उससे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है मसूद साहब, कि प्रोविंसेस को आपको ऑन बोर्ड रखना चाहिए। अब जब तक प्रोविंसेस के लिए NFC अवार्ड के थ्रू पैसे आते रहेंगे तो उनको इतना ज़्यादा एडेड इंसेंटिव नहीं है जाके रियल स्टेट को पकड़ने का, रिटेलर को पकड़ने का, एग्रीकल्चर को पकड़ने का, बिकॉज अपने वेस्टेड इंटरेस्ट भी हैं, राइट। लेकिन जब तक आप उनको सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपके फिस्कल डेफिसिट कम नहीं होगा। और मैं आपको कुछ कंट्रीज़ का एग्जाम्पल दूँ। आज से 15 साल पहले जो ग्लोबल क्राइसिस हुए थे, उसके बाद पोर्चुगल, आयरलैंड, ग्रीस, स्पेन, इनमें तकरीबन ऐसे ही प्रॉब्लम्स आ गए थे। उनका भी डेट टू GDP, मतलब मुल्क में बहुत ज़्यादा कर्जा चढ़ गया था। अगले 5 से 7 साल उन्होंने क्या किया है, प्राइमरी सरप्लस रखा है, अपने खर्चे कम किए हैं, जैसे खान साहब कह रहे थे। उसके साथ साथ उन्होंने टॉप लाइन बढ़ाने के लिए भी कोशिश की है। तो खर्चे कट करना तो पाकिस्तान में बड़ा मुश्किल है कि आप मिनिस्ट्रीज और इंडस्ट्रीज सारी जो है ना वो कम करें। टॉप लाइन बढ़ाने के लिए आपको गवर्नमेंट को, चले ये 4 महीने का बेनिफिट ऑफ द डाउट दे दिया कि आप हुकूमत नहीं थी, इस साल से चाहे मैकेंजी को उन्होंने इस्तेमाल किया है FBR के टैक्स रेवेन्यूज बढ़ाने के लिए, हर साल आपको 1% उससे कलेक्ट करना चाहिए जो ऑलरेडी टैक्स नहीं है। अदरवाइज इकोनॉमी के अंदर एक इनइक्वालिटी बढ़ती रहेगी और ये सोशल अनरेस्ट बढ़ता रहेगा। ठीक है डॉक्टर खाकान नजीब साहब, आपने माजी में जो IMF के साथ हमारे प्रोग्राम्स में आप उसका बाकायदा हिस्सा रहे। इस दफ़ा हम IMF को समझाने में बुरी तरह से नाकाम नज़र आती हैं। और जैसे अरसलान साहब ने कहा कि ये 2000 अरब सिर्फ इस साल नहीं, अगले साल फिर 2000 अरब, उससे अगले साल फिर 2000 अरब, यानी 4 साल तक इस तरह से अगर टैक्स बढ़ाना है। इंपोर्ट पर आपकी रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं, मईशत का पहिया चल नहीं रहा। तो अब तो ये हमें समझना चाहिए कि हुकूमत के पास कोई इसके अलावा चारा ही नहीं है कि वो टैक्स नेट को बढ़ाए और इस पर सख्ती करे और इस्लाहात लेकर आए। तो हमें इस बजट में ये लाजमी नज़र आएगा और आगे हम इसी तरह से बढ़ते नजर आएंगे। हम हुकूमत को समझते हैं कि वो बिल्कुल इसी लाइन पर सोच रही होगी। अरसलान ने बहुत सी अहम चीज़ें सामने रखी हैं और आपने उसका एक बहुत अच्छा समरी एनालिसिस किया। अब आप पहले ये देखिए कि जो NFC किया हुआ है, क्या आपने उसकी जो जुज़ियात तय की थी वो पूरी की हैं। उसमें लिखा हुआ है कि 2015 तक पाकिस्तान का ओवरऑल टैक्स टू GDP रेशियो 15% होगा। आज जब ये साल कंप्लीट होगा तो पाकिस्तान का ओवरऑल टैक्स टू GDP रेशियो प्रोविंसेस और फेडरल गवर्नमेंट का मिला के 11% को भी एक्सीड नहीं करेगा। जो 15 का हदफ था वो आज भी 4% शॉर्ट है। पूरा कर लिया जाता तो 4000 अरब तो इस साल ज़्यादा टैक्स आता, पहली बात। दूसरी बात यह है कि 0.8% प्रोविंसेस कलेक्ट करेंगी। पाकिस्तान की इमूवेबल प्रॉपर्टी पे टैक्स, पाकिस्तान का एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, पाकिस्तान का GST ऑन सर्विसेज, ये सब प्रोविंसेस के पास है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम प्रोविंसेस को पुश ना करें कि वो ये काम करें। पर अगर कलीदी गुफ्तगू करनी है तो प्रॉपर्टी भी और एग्रीकल्चर इनकम टैक्स भी, ये दोनों उठाइए प्रोविंसेस से, ये फेडरल गवर्नमेंट में होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड अ हार्ड कॉल। टैक्स की शरह बढ़ाना बिल्कुल टफ कॉल नहीं होती। टैक्स की बेस बढ़ाना, टैक्स की पॉलिसी को राह पे इस्तवार करना और फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंसेस में जो हम आहंगी है GST से निकल के वैट में जाना, ये वो काम है जो हुकूमत को करने हैं। मगर आपको मना किया है कि आप VAT ना करें? इस वक्त अगर ये करना है तो डेफिनेटली फिर आइन में कुछ ना कुछ तब्दीली करनी पड़ेगी ना। तो इसके लिए तो हुकूमत के पास नंबर ही मौजूद नहीं है और ये जो पॉलिटिकल अनरेस्ट है वो बीच में आ जाता है। फिर दिस इज द राइट थिंग टू डू।
बात यह है कि कब तक हम मुल्क को ऐसे चलाएंगे कि हम पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी को ब्लेम करके या पॉलिटिकल विल को ब्लेम करके। प्रॉब्लम पाकिस्तान में मसूद साहब वो टेक्निकल विल है। मैं 10-11 साल हुकूमत के साथ काम किया, जहाँ पे हमने टेक्निकल विल दिखाई है। 13-16 का प्रोग्राम, मैं बार बार कौम को कहता हूँ, 24वां IMF प्रोग्राम मांगने जा रहे हैं। एक प्रोग्राम अपनी ज़िंदगी में कंप्लीट किया है, और ये बात मुझे इसलिए मालूम है कि मैंने एंकर किया है कोर टीम में वो प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए 13-16 का। सारे प्रोग्राम अभी देखिए 22 में जो प्रोग्राम 22वां जो प्रोग्राम था, 8-9 रिव्यू होते हैं, प्रोग्राम बुरी तरह कोलैप्स कर जाता है, रिजर्व्स $4 अरब से नीचे जाते हैं, डिफ़ॉल्ट की गुफ्तगू होती है। अगर हमने टेक्निकल विल ना दिखाई होती 13-16 पे, और मैं यहाँ तक कहता हूँ मसूद भाई, अपनी टर्म्स पे वो प्रोग्राम किया था, 250 अरब की एग्जेम्पशंस तब भी उड़ाते थे सालाना बुनियाद पर अपनी टर्म्स पे। आज अगर FBR, पहले मैंने आपको एक टैक्स एक्सपेंडिचर का बड़ा खाका सामने रखा है, आप इस खाके का वाइट पेपर IMF को दीजिए, ट्रस्ट मी दे विल से कि बहुत अच्छी बात है, आप तो हमसे ज़्यादा समझदार निकले, आप तो अपने मुल्क को हमसे ज़्यादा जानते हैं, आप कंट्री अथॉरिटीज़। अब FPR पे ज़रा बड़ी क्लियर गुफ्तगू कीजिए। मैंने 2 भी बातें सामने रखी हैं, प्रॉपर्टी और एग्रीकल्चर इनकम टैक्स वापस जाना चाहिए फेडरल गवर्नमेंट के पास और उसको कलेक्ट करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि GST को VAT में करना चाहिए, ताकि जो हमारे यहाँ प्रोविंस और फेडरल गवर्नमेंट और विद इन द प्रोविंसेस इश्यूज़ हैं उनको निकालने चाहिए। तीसरी बात, पाकिस्तान का टैक्स गैप, यानी कि जो एग्जेम्पशंस एग्जिस्ट करती हैं जो जानी चाहिए, ये 2240 अरब की हैं। ये मैं नहीं कह रहा, IMF नहीं कह रहा, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की किताब का फिगर है। आप बता दीजिए IMF को आप क्या उड़ाना चाहते हैं। क्या आपसे बेहतर तो कोई समझता ही नहीं है। मेरे IMF के दोस्तों से बेहतर मेरे FPR के जो दोस्त हैं वो समझते हैं इस चीज़ को, उन्होंने ये फिगर लिखा है। अब आगे चलिए, आपको किसने कहा है कि टैरिफ रैशनलाइज ना करें इम्पोर्ट्स पे? GST लगाया हुआ है, रेगुलेटरी ड्यूटी, ACD, CD, मतलब खुदारा इन चीज़ों को समझिए, इनको आसान बनाइए ताकि पाकिस्तान में इंपोर्ट हो। रिफंड के सिस्टम को ठीक कीजिए। मैंने रिफंड के सिस्टम को कई दफ़ा देखा है कि हमने ठीक किया। एक दफ़ा तो मेरी बेगम ने आकर ठीक किया, जो चेक्स थे उनको ऑटोमेट किया, बट देन अगेन वी कीप गोइंग टू द सेम ओल्ड रिफंड सिस्टम। तभी तो लिक्विडिटी नहीं टूटती सिस्टम में। क्या IMF मना कर रहा है? आपके पास 2% टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्स एनफोर्समेंट, टैक्स कंप्लाइंस में गुंजाइश है। छोड़ दीजिए IMF के साथ तो जो तय करना है कर लीजिए। वो जब आप अगले साल में करके दिखाएंगे तो आप फंड को कहेंगे मैं ये पैसे यहाँ से ले आया हूँ। ना ही GST की मद में मेडिसिन पे लगाने की ज़रूरत है, ना ही वीट में जाने की ज़रूरत है। फिर एक प्रिंसिपल तय कीजिए ना कि ऑल इनकम्स एग्री मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज विल बी टैक्स्ड एट द सेम रेट एंड इक्वली। आप क्यों नहीं ये प्रिंसिपल तय करते? इसलिए नहीं करते कि हमारी पार्लियामेंट जो है होते इसलिए नहीं करते कि हमारी पार्लियामेंट जो है उसका 60% हिस्सा इस वक्त अभी उन लोगों पर मुश्तमिल है जो जमींदारी से वाबस्ता हैं। तो वो उनको करना है ना। निशान मर्चेंट साहब क्या अब बताएं ना। बिल्कुल डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सेम टैक्स लगना चाहिए सर्विसेज सेक्टर पर, एग्रीकल्चर पर, इंडस्ट्री पर, लेकिन ये मुमकिन हो पाता। ये पाकिस्तान में लगता है कि ये नामुमकिन सी एक चीज़ है। तो अब इसके बगैर कोई चारा है? यानी अब नहीं तो कभी, तो अब नहीं तो कब, वही वाली बात है फिर। देखिए मसला बड़ा सिंपल है। खान साहब ने बड़ा आसान तरीके से समझा दिया कि आपको एग्रीकल्चर सेक्टर को टैक्स करना होगा। इस वक्त हर सूबे में एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स मौजूद है। हर सूबा कोई ना कोई कुछ ना कुछ एग्रीकल्चर के मद में इनकम टैक्स वसूल करें। सवाल ये है कि वो कितना है, वो है ही नहीं कुछ भी। हाँ, वो उतना है जितना जमींदार अपनी मर्जी से देना चाहे। उसमें प्रॉब्लम्स आएंगे। वो प्रॉब्लम्स इस तरीके के होंगे कि हमारे पास तो डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं है। एग्रीकल्चर सेक्टर में कितना किसके पास क्या अराजी है, ये डॉक्यूमेंटेशन तो अभी होनी बहुत जरूरी है। स्टेप्स लेने पड़ेंगे। हमने रिटेलर के ऊपर जो अभी थोड़े दिनों पहले एक ताजिर दोस्त, पता नहीं वो कैसी दोस्त स्कीम थी कि उसमें दोस्ती की नहीं ताजिरों ने उसके साथ, अब उनको जबरदस्ती लोगों को रजिस्टर किया जा रहा है। मैं भी उस ताजिर दोस्त स्कीम में रजिस्टर्ड हुआ हूँ। अच्छा। सवाल ये पैदा होता है कि मैं तो सर्विस प्रोवाइडर हूँ। मसला ये है कि आपका फोकस, जब तक आप टैक्स की स्कीम्स को आसान नहीं करेंगे,
जब तक आप स्टेक होल्डर्स को उसके साथ डिस्कस नहीं करेंगे कि ये हम लगाने क्यों जा रहे हैं। आपने जैसे अभी खाकान साहब ने कहा कि एडवांस कस्टम ड्यूटी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, रेगुलेटरी ड्यूटी, एडिशनल रेगुलेटरी, भाई कितना टैक्स लगाएंगे, कितने ड्यूटीज लगाएंगे? आप सिर्फ स्मगलिंग को इंसेंटिवाइज कर रहे हैं। ये जितने टैक्सेस लगा दीजिए आप मजीद और ड्यूटीज बढ़ा दीजिए, आप सिर्फ स्मगलिंग को इंसेंटिवाइज करेंगे। आप सिर्फ अपने सेक्टर को, जो अभी तक जो बचा कुछ है, जो थोड़ा बहुत सेक्टर आपके डॉक्यूमेंटेड सेक्टर है, आप उसे भी उजाड़ देंगे। प्रॉब्लम ये है कि आपको सिर्फ आपकी मजबूरी ये है कि आपको ये 3,000 अरब मजीद अगले साल खड़ा करना है। भाई कैसे करोगे? वही टैक्स बेस है, कैसे करोगे? वैसे ही आपकी इन्फ्लेशन बढ़ी हुई है। कम से कम चीजों की कमी, किसी भी प्राइस में मुझे कमी होती हुई नजर नहीं आ रही। अगर इन्फ्लेशन नीचे जा रहा है तो कीमतें नीचे क्यों नहीं जा रही? सवाल ये है कि मंथ टू मंथ, ठीक है, इन्फ्लेशन मंथ टू मंथ कंपैरिजन जब ईयर वाइज करते हैं तो इन्फ्लेशन यकीनन नीचे है, लेकिन क्या रियल टर्म्स में भी इन्फ्लेशन नीचे आ रहा है? यस, आज जो 1.5% इंटरेस्ट रेट नीचे गया, शायद उससे कुछ फर्क पड़ जाए, लेकिन वो फर्क भी आते आते 3-4 महीने लगेगा। हमारा फोकस क्या होना चाहिए? मैं बहुत अरसे से, पिछले साल भी मैंने बजट की ट्रांसमिशंस में यही बात की थी कि हमें कहीं ना कहीं फ्लैट लो रेट टैक्सेशन में जाना पड़ेगा। एग्जाम्पल ये है, बिल्कुल आप वही बात कह रहे हैं जो डॉक्टर खाकान साहब कह रहे हैं, या अरसलान भाई ने 10 रुपए कमाइए तो 1 रुपया टैक्स दीजिए। इस वक्त कंपनीज जो है वो 29% टैक्स दे रही है। ठीक है, यहीं से शुरू करते हैं। एक ब्रेक मुझे लेना है। और हमारे यहाँ चाहे वो कस्टम हो या एफबीआर, इनकी जॉब बड़ी लुक्रेटिव होती है। बहुत कम लोगों को मैंने देखा है कि वो यहाँ पर काम करते हैं और वो शायद एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हो। सारे लोग अमीर होते हैं यहाँ पर काम करने वाले। तो देखता हूँ कि इन इदारों में काम करने के लिए जो लोग कोशिशें करते हैं और जो काम कर रहे होते हैं, तो कैसे ये सिस्टम पे ठीक होगा? मैं बिटवीन द लाइन कुछ कहना चाह रहा हूँ। एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक। मुख्तसर सा वक्त है। ज़िशान मर्चेंट साहब, आपने जो तजावीज़ दी और जो बात की, तो अब ये एफबीआर को क्या करें? क्या इसको भी SIFC के अंडर कर दें ठीक करने के लिए? 1 मिनट है, ज़रा बताइए, मैं आगे बढ़ूँ। देखिए, बड़ा सिंपल है। हमें अपने आप को पहले तो एनालाइज करना पड़ेगा कि हम गलतियाँ क्या कर रहे हैं। आपने ब्रेक पे जाने से पहले बड़ी अच्छी बात की थी कि एफबीआर या कस्टम अथॉरिटी में जो भी लोग काम करते हैं वो बड़े खुश हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये देखना पड़ेगा वो खुश क्यों हैं या क्या वजह से वो खुश हैं। सवाल ये पैदा होता है कि कितना टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है और कितना जो है रेवेन्यू वो अदरवाइज हो रहा है, उसको जरा देखने की जरूरत है। उसकी वजह, बुनियादी वजह क्या है? मैं कई प्रोग्राम से बात कर चुका हूँ कि आप जो एक एफबीआर का ऑफिसर है जिसकी तनख्वाह तकरीबन 2 लाख रुपए महीना है, उससे आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपके लिए करोड़ों अरबों रुपए का टैक्स जमा करेगा, जबकि इन्फ्लेशन कॉस्ट और उसके अपने घर की कॉस्ट पूरी नहीं हो रही। तो ये बड़ा मुश्किल काम है। तो फिर आपने जो बात की वो बात सही है, जो भी बात आपने की वो वैसे ही होगी। क्वेश्चन ये है कि जब तक आप इनको प्रॉपर्ली मार्केटेबल सैलरीज नहीं देंगे और उनको, यानी उनके साथ ये नहीं करेंगे कि आपकी परफॉर्मेंस बेस्ड इंक्रीमेंट्स होंगे, परफॉर्मेंस बेस्ड बोनसेस होंगे, और अगर आपने गलत टैक्स लगाया तो आपसे सवाल किया जाएगा या आपको डिमोट किया जाएगा। ये चीजों को ठीक करना जरूरी है, टैक्स रेट्स को रैशनलाइज करना जरूरी है, और टैक्स की एक प्रॉपर पॉलिसी बननी चाहिए। बिल्कुल। वक्त कम है, जरा अरसलान साहब आप क्या कहना चाहेंगे? 1 मिनट। जी, मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान की जो पॉलिसी मेकर्स में अभी तक वो पैनिक नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि प्रायोरिटीज़ मिसप्लेस्ड है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा। पाकिस्तान की इकोनॉमी का एग्जांपल ऐसे हो गया कि 6 भाई हैं और एक भाई दूसरे मुल्क में रहता है, वो भी पूरा घर चलाता है। पिछले 15 साल में हमारे एक्सपोर्ट्स अगर 20 अरब डॉलर थे पहले और रेमिटेंसेज 12 अरब डॉलर थी, तो आज हमारी रेमिटेंसेज एक्सपोर्ट से ज़्यादा है। पॉपुलेशन ग्रोथ इतनी है इस मुल्क में कि लोग फ्रस्ट्रेट होकर मिडिल क्लास बाहर जा रही है, और वो इकोनॉमी का जो मॉडल है अभी भी उसको सस्टेन करती है, वरना इस वक्त हालात जो है बिल्कुल नियर डिफॉल्ट है। इसका सोल्यूशन एक है कि आपको टैक्स रेवेन्यूज बढ़ाने पड़ेंगे, सिर्फ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ अफोर्ड कर सकते हैं, फिर आपको वापस एजुकेशन और हेल्थ केयर सेक्टर के लिए गुंजाइश होगी। जी डॉक्टर साहब, क्विकली आप फरमाएं, क्या करें? रियलाइजेशन के पाकिस्तान का मालियाती खसारा 8% सस्टेनेबल नहीं है। पाकिस्तान का एक्सपेंडिचर रिफॉर्म पेंडिंग है। पाकिस्तान का जो एफबीआर का एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है
वो सी स्वीट पे डिपेंडेंट है, 3 से 5 साल की अपॉइंटमेंट्स पे डिपेंडेंट है, और फिर उनको फ्री हैंड दें, जैसे जीशान कह रहे हैं। FBR एक इंडिपेंडेंट इदारा है, हर कोई डबल सैलरी ले रहा है, प्लस जो अदर चीज़ें आपने कही, प्लस पाकिस्तान में कुछ टैक्सेस लगाने भी पड़ेंगे। अशरफिया को इनहेरिटेंस टैक्स, डेथ टैक्स, पाकिस्तान की अशरफिया की एग्जेम्पशंस, पाकिस्तान की अशरफिया की जो सारी इनकम्स हैं वो क्लब नहीं होती। एक आसान मिसाल देता चला जाऊं, 50 लाख तक इंटरेस्ट कमाए मसूद साहब आप बैंक में रख के सालाना, और आपकी एक्चुअल इनकम टैक्स जो है वो अगर 25 या 30% है, तो इस इनकम पे आप 15% कमाकर निकल जाएंगे। लेट्स नॉट डू दैट विद द कंट्री एनीमोर। ऑल इनकम्स हैव टू बी क्लब्ड इनटू योर मार्जिनल रेट एंड टैक्स्ड। ठीक है, तो ऑटोमेशन इसके लिए लाजमी चीज़ है। जैन बशर साहब 30 सेकंड बताएं, ऑटोमेशन की जाए, क्या किया जाए? चलिए जी, वक्त हमारे पास ख़त्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अरसलान सुंबुल साहब आपका, डॉक्टर खाकान नशीम साहब आपका, ज़ीशान बशर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। यकसा टैक्स का निज़ाम सर्विसेज सेक्टर पर, इंडस्ट्रीज़ पर, ज़राअत पर, और लो टैक्स अगर हुकूमत लगाए और उसमें कामयाब हो जाए तो शायद न सिर्फ ज़्यादा टैक्स भी जमा कर सके बल्कि इकॉनमी का पहिया भी चला सके। इजाज़त दीजिए।